चलो, दो वीडियो में मैंने आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक वीडियो में कराया था और एक वीडियो में मैंने आपको गुडविल करा दिया था। अब मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट करा रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी में इंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर से जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हम पढ़ रहे हैं उससे कंफर्म एक बड़ा क्वेश्चन आता है और उसमें दो ही चीज बनानी पड़ती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनाएंगे वो सब हम इसमें देखेंगे। और ये क्वेश्चन, ये मानो कि कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा उसके सारे पॉइंट्स में, सारे क्वेश्चन के इसमें कवर कर दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, यानी वो नया पार्टनर आता है तो भी बनाया जाता है। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हुआ है तो भी बनाया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई और वो जा रहा है, चला गया है, तो भी उस केस में क्या होगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का क्या लॉजिक होता है, तो सिंपल सा इसका सिस्टम है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, जिस दिन वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करता है उसके बाद वो कंपनी की सारी एसेट्स में हिस्सेदार बन जाता है, साथ ही साथ वो कंपनी की सारी लाइबिलिटीज में हिस्सेदार बन जाता है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है, हो सकता है बैलेंस शीट में वैल्यू आपकी बहुत अलग दिखा रखी हो और उन एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। तो वो नया पार्टनर हमेशा चाहता है कि हम बैलेंस शीट की जो वैल्यूज आ रही है उनको उनकी कॉस्ट वैल्यू से हटा के क्या करें, मार्केट वैल्यू पे ले आए। सपोज एक बिल्डिंग है जिसको 10 लाख में आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है और अब वो नया पार्टनर आ रहा है और अब इस बिल्डिंग की सपोज मार्केट वैल्यू 9 लाख है, तो वो चाहेगा कि एक बार मेरे आने से पहले बैलेंस शीट में ये वैल्यू क्या हो जाए, 9 लाख। या अगर वैल्यू इसकी बढ़ के 15 लाख हो गई है तो पुराने शेयर होल्डर चाहेंगे कि एक बार हम पुराना प्रॉफिट है उसको बुक करके हमारे आपस में बांट लें, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाए, फिर नए पार्टनर को नए ज्यादा पैसे लेके हम एडमिशन दे। तो हमेशा नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर चाहते हैं कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही है उन सबको हम आज की डेट पे, यानी डेट ऑफ नए पार्टनर की एडमिशन पे ले आए, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसको बहुत सिंपल सा सिस्टम है, मैं एक शॉर्ट से याद कराता हूँ बच्चों को कैसे याद करते हैं। हमेशा किसका इफेक्ट देखेंगे, या तो एसेट्स का या लाइबिलिटीज का। एसेट्स के केस में दो चीज हो सकती है, या तो वो एसेट्स की वैल्यू अब बढ़ गई है या वो एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई है या लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई है। दो पॉइंट और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आ सकते हैं कि पहले कोई एसेट्स नहीं थी, अब हमने उस एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, मतलब नई न्यू एसेट्स, कि पहले हमने बैलेंस शीट में इस एसेट्स को नहीं दिखा रखी है लेकिन हमारे बैलेंस शीट में इसको अब रिकॉर्ड करना चाहिए। और नेक्स्ट चीज लाइबिलिटी भी हो सकती है, हमें किसी का पेमेंट ड्यू करता लेकिन हमने अभी तक नहीं दिखा रखा, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या नया पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 6 चीजें आ सकती है जो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, इसके अलावा कोई भी नई चीज नहीं आएगी। अब अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो इसको इस अकाउंट में लिखने के दो लॉजिक है, या तो आप जनरल एंट्री से जाओ या कॉन्सेप्ट से जाओ। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है, और फायदे को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो आप सीधा बाई एसेट्स लिख दो। अब वो एसेट्स की जगह आप नाम भी लिख सकते हो, बाई फर्नीचर या फिर बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई मशीनरी, किसी भी तरीके से। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है। मैं इसको जनरल एंट्री से बाद में बता दूंगा, एक बार लॉजिक से बता रहा हूँ कैसे याद करना है। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू, कोई भी किसी भी एसेट्स की कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है। सिमिलरली किसी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो भी आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए नुकसान है, तो बिजनेस का नुकसान हमेशा डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। और इसी तरीके से आपको लाइबिलिटी बढ़ती है तो ये भी बिजनेस का नुकसान है, क्योंकि पहले कम पैसे देने थे, अब पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो आपका नुकसान है। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो भी वो डेबिट आएगा, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, वो रिवैल्यूएशन के साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। 4 चीज तो ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई एसेट्स पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी अब आप रिकॉर्ड करोगे तो वो एसेट्स आपके लिए फायदा है, क्योंकि अकाउंट्स में नई चीज आएगी तो वो एसेट्स आपके लिए बेनिफिट करेगी, तो आपका न्यू एसेट्स इस साइड आएगा, न्यू एसेट्स। और इसी तरीके से अगर कोई पेमेंट करना था वो आपको पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो पेमेंट इस साइड आएगा, न्यू लाइबिलिटी। जैसे कोई लाइट बिल पे करना है, उसकी एंट्री नहीं कर रखी, तो आप आउटस्टैंडिंग के नाम से उसको एंट्री दिखा दोगे तो वो भी आपका आ जाएगा। किसी को वेजेस देनी बाकी है, वो आपने एंट्री नहीं कर रखी, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 6 एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे मैंने समझा दिए किस तरह से।
अब हो सकता है क्रेडिट साइड पे ज्यादा है, हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा है, तो जिधर भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हमेशा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो मैं नॉर्मली इसको 7 स्टेप में याद करा देता हूँ, लॉजिक्स भी समझ आ गया होगा, फिर मैं इसको जनरलिटी भी बता दूंगा, लेकिन 7 स्टेप 1 बाय 1 याद करना है। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, न्यू एसेट्स, न्यू लाइबिलिटीज, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इससे आपका हमेशा याद हो जाएगा, वापस याद कर लो। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, न्यू एसेट्स, न्यू लाइबिलिटीज, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसमें आपके रिवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप लॉजिक से पढ़ो तो जो भी फायदा है वो इधर आएगा, नुकसान है वो इधर आएगा। सर जनरल एंट्री से बताओ तो एसेट्स की वैल्यू हमेशा डेबिट होती है, अब उसको और बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो आपका होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो रिवोल्यूशन की क्रेडिट में जाना पड़ेगा और फिर डेबिट वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी एसेट्स, वो इस साइड बाई में आ जाएगी तो बाई एसेट्स। तो इसलिए आप लॉजिक से भी बना सकते हो और आप अपने इस मैंने जो बताया उस तरीके से बना सकते हो। कितनी बार क्या होता है कि आपको एंट्रीज पूछ ली जाती है तो आप साइड में बस ये बना दो और जो भी इधर वाली एंट्रीज आ रही है वो कैसे बनेगी, सब में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ये वैल्यूज आ जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज वाली वैल्यू आ जाएगी, या रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इधर वाली एंट्रीज कर सकते हो। इस साइड वाली जो भी एंट्रीज करनी है ये अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू में रिवोल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका रिवोल्यूशन का लॉजिक क्लियर होता है। अब इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या मतलब है, कैसे उसको सोल्व करना है। जैसे एक वर्ड आता है एप्रिशिएटेड बाय, एक वर्ड क्या आता है एप्रिशिएटेड बाय। एप्रिशिएटेड बाय का मतलब किसी एसेट्स की वैल्यू या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, तो एप्रिशिएटेड के आगे जब भी वर्ड बाई होगा तो आगे हमेशा परसेंटेज या वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी। एप्रिशिएटेड बाई के केस में वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू आएगी, परसेंट दे रखा है तो परसेंट कैलकुलेट होके आएगा और वो वैल्यू आपकी अगर एसेट्स की बढ़ रही है तो इधर आ जाएगा, लाइबिलिटीज की बढ़ रही है तो इधर आ जाएगा। तो एप्रिशिएटेड बाई में हमेशा ध्यान रखना बाई वर्ड के आगे वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा। परसेंट है तो वो वैल्यू का परसेंट निकाल देना है, वो आएगा। इसी तरीके से एक वर्ड और आता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कब क्या करना है, एप्रिशिएटेड टू या एप्रिशिएटेड अप टू। उस केस में आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है फर्नीचर 50,000, डिप्रिसिएशन में बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है फर्नीचर की 50,000 और लिखा हुआ है फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड टू 60,000। तो 260,000 जब भी होगा तो डिफरेंस लिया जाएगा, आपके रिवोल्यूशन में 10,000 आएगा। लेकिन जब यहाँ वर्ड होगा एप्रिशिएटेड बाई तो आपका डिफरेंस नहीं लिया जाएगा, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ली जाएगी, ये ध्यान रखना। सेम लॉजिक आपका डेप्रिशिएटेड में भी होता है कि वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएटेड बाई तो आपकी सीधी वैल्यू आएगी डेप्रिशिएटेड बाई। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ, डेप्रिशिएटेड बाई 6,000। तो इस केस में जो डिफरेंस आएगा वो आपका 6,000 ही लिखा जाएगा, अलग से इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि डेप्रिशिएटेड टू 30,000, तो डेप्रिशिएटेड टू 30,000 में क्या होगा, आपको डायरेक्ट 30,000 नहीं लिखना है, दोनों का डिफरेंस निकाल के लिखना है। एक तो ये पॉइंट होता है जिसमें कंफ्यूजन होता है। एक क्या होता है, कितनी बार इसमें प्रोविजंस का पॉइंट होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसका क्या मतलब हुआ, आपको बैलेंस शीट में एक डेटर दे रखा होता है और एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन दे रखा होता है। मैं वैल्यू से बता देता हूँ। सपोज 50,000 के डेटर है, 3,000 उस पर प्रोविजन बना रखा है। अब नया क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या होता है, सपोज उन्होंने बोला कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमें रखना है 10%, तो अब बच्चे कंफ्यूज होता है कि हमें इधर 10% 47,000 पे निकालना है या फिर 50,000 पे निकालना है। तो ध्यान रखना, हमेशा हम ओरिजिनल लेटेस्ट की वैल्यू पे 10% निकालते हैं, तो 50,000 पे 10% होगा तो ये आपका 5,000 आएगा और 5,000 रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। 5,000 के प्रोविजन के बदले आपने 3,000 ऑलरेडी बना रखा है तो सिर्फ 2,000 आएगा डेबिट साइड में। तो ऐसे केस में हमेशा डिफरेंस लेते हो और पुराना वैल्यू को कंसिडर करते हो। तो 50,000 का 10% आएगा 5,000 और 5,000 में से 3,000 तो पहले से बना हुआ है, तो आपका नया प्रोविजन से कितना आएगा, 2,000। वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि नया प्रोविजन बनाना है, नई लाइबिलिटी है तो आपका लॉस होगा, तो उस केस में डेबिट साइड आएगा।
सपोज सर इसमें सिर्फ 5% होता तो क्या होता, उस केस में आपका 5% प्रोविजन दे रखा है तो ये तो सर 2500 ही आता। तो आपको प्रोविजन की जरूरत है 2500 रुपए, 2500, और पहले से बन रखा है 3000। तो उस केस में आपको प्रोविजन बढ़ाना नहीं है, नया नहीं बनाना है, प्रोविजन और कम करना है। आपका प्रोविजन माइनस में आएगा, यानी कि आपका फायदा हो रहा है, अब आपकी लाइबिलिटी क्या है, कम हो रही है। तो ये 500 इस साइड नहीं आके बाई प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये वाले वैल्यू में भी कंफ्यूजन होता है, निकालते हैं। कितनी बार एक दो पॉइंट और है जिसमें कंफ्यूजन होता है इसमें, वो है आपका अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। दो वर्ड आते हैं इसमें, अंडर वैल्यू, ये मोस्टली एसेट्स के केस में आता है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। पहले मैं अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब बता देता हूँ। अंडर वैल्यूड का मतलब ये है कि हमने एसेट्स को अभी बहुत कम वैल्यू पे दिखा रखी है और हमें इसको वैल्यू को बढ़ाना है। और ओवर वैल्यूड का मतलब ये है कि हमने एसेट्स को ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है, इसको हमें कम करना है। तो अंडर वैल्यूड में आपका फायदा होगा, ओवर वैल्यूड में आपका नुकसान होगा। एक एग्जांपल देते हैं, 36,000 मैंने यहाँ पे लिखा, वो है आपके मशीन की वैल्यू, और एडजस्टमेंट में दे रखा है, बैलेंस शीट में आपकी दे रखी है 36,000 मशीन की वैल्यू, और एडजस्टमेंट में है कि मशीन इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो अब इसका सीधा 10% नहीं जाएगा, बच्चे क्या करते हैं, इसका सीधा 10% निकाल के लिख देते हैं। कितनी बार तो अंडर वैल्यूड को नुकसान समझ के इधर लिख देते हैं, जबकि ये फायदा होगा वो इस साइड जाएगा। और ये 10% सीधा नहीं निकलेगा, जब भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड का केस होगा, तो क्योंकि अंडर वैल्यूड है मतलब हमने 100 की चीज को 10% कम दिखा रखा है, तो इसको 90 करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में आपका इंटू 100 कर दोगे तो आपको इसकी रियल वैल्यू निकलेगी, और रियल वैल्यू आएगी 40,000। मतलब जो मशीन हमने अभी 36 पे लिख रखी है, डिवाइड बाय 90 क्यों किया, क्योंकि अंडर वैल्यू 10% था। अगर ये अंडर वैल्यू 20% होता तो हम इसको डिवाइड बाय 80 से कर देते, तो हमें उसकी रियल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर सोचना पड़ेगा कि 36 पे हमने दिखा रखा है जबकि उसकी रियल वैल्यू कितनी है 40, तो आपका गेन हो रहा है 4000, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो 3600 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर 4000 आएगा। ऐसे एक और वैल्यू वाला करते हैं, जैसे यह लिखा हुआ है कि फर्नीचर बैलेंस शीट में दे रखा है आपका 84,000, और ये बोल रखा है इट इज ओवर वैल्यूड बाई 5%, इट इज ओवर वैल्यूड बाई 5%। उस केस में क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे, तो उस केस में आपको डिवाइड बाई 95 नहीं करके 105 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद 100 करोगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू आएगी 80,000। फिर सोचना है कि फर्नीचर हमने 84 पे दिखा रखा है जबकि उसकी रियल वैल्यू 80,000 है, तो उस केस में 4000 का आपका नुकसान हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट टू फर्नीचर करके आपका 4000 आ जाएगा। और यहाँ पे सीधा 5% नहीं निकलेगा, अगर आप 5% सीधा निकालते हो 84,000 का तो वो 4200 आएगा, जबकि आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो आपका 4000 होगा। तो अंडर वैल्यूड के केस में वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ती है, इसलिए आपका फायदा होता है। ओवर वैल्यूड के केस में आपको वैल्यू ज्यादा लिखी होती है, उसको कम करनी पड़ती है, तो वो आपका नुकसान होता है। और इसके अलावा क्या होगा कि जब अंडर वैल्यूड है तो जितना परसेंट दे रखा है वो माइनस करके दिखाना है, और ओवर वैल्यूड में जितना परसेंट दे रखा है वो 100 में प्लस करके दिखाना है। दोनों से आपकी नई मार्केट वैल्यू निकलेगी, फिर आपको लॉजिक लगाना है वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके अलावा आपके सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन के बस स्टेप ध्यान रख लो, 7 स्टेप में पढ़ते हैं अपन इसको। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, न्यू एसेट्स, न्यू लाइबिलिटीज, और जो भी डिफरेंस आएगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना जब भी एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू दे रखी हो आगे एप्रिशिएटेड बाई हो, अगर मार्केट वैल्यू कंपेयर कर लो, वर्ड क्या हो एप्रिशिएटेड बाई, तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी। और अगर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी। और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स वाला अच्छे से ध्यान रखना, वो पॉइंट आपका यहाँ पे पूछा जाता है, उसमें कभी कम भी हो जाता है तो क्रेडिट ये आएगा, कभी प्रोविजन बढ़ाना होता है तो वो डेबिट में आएगा। एक वो क्रेडिटर्स भी को बोलते हैं, एक दो पॉइंट आपको अगर क्वेश्चन किए होंगे। हमारा एक क्रेडिटर है जो पैसे देने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सपोज हमारे क्रेडिटर दिखा रखे 45,000, उसमें एक क्रेडिटर है 1,000 का, वो या तो उसकी डेथ हो गई है या फिर यहाँ से जगह छोड़ के चला गया है, तो हमें वो पेमेंट देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा फायदा होता है, वो इस साइड आएगा। तो ये पॉइंट पर भी आपको दिक्कत हो सकती है, जब क्रेडिटर को पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपका डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। एक पॉइंट और कंफ्यूजन होगा जहां पे पॉइंट में एडजस्टमेंट था, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब किसी भी तरह की प्रोविजन की जरूरत
नहीं है तो पुराने जो भी प्रोविजन बने हुए हैं वो सब हटाने पड़ेंगे, वो डिक्रीजिंग लाइबिलिटी होगा, वो भी इस पॉइंट पे आएगा। इसके अलावा आपको सारे पॉइंट जो भी अलग अलग क्वेश्चंस पे दे रखे हैं सारे इससे कवर हो जाएंगे। लाइबिलिटीज नहीं होगी कि जैसे नई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो वो आपका न्यू लाइबिलिटी में आ जाएगा अलग से। इसकी बैलेंस शीट में भी इसके इफेक्ट को मैं बता सकता हूँ, पर वो नॉर्मली बैलेंस शीट क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती है, इसलिए मैं भी स्किप कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले को कवर करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है।